नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। किस्तों में लॉकडाउन, जी हां, कोरोना का कहर जारी है और इससे जीतने के लिए संघर्ष भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना के 86% मामले सिर्फ 10 राज्यों में हैं, जिसमें कुल मामलों के 50% मरीज महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हैं, जबकि 8 अन्य राज्यों कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात और असम में 36% मामले हैं। हालांकि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और गोवा की सरकारें अपने राज्य में लॉकडाउन से लेकर कर्फ्यू तक का ऐलान कर चुकी हैं। हरियाणा सरकार भी दिल्ली से सटे राज्य के 4 जिलों में कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो हरियाणा सरकार फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू लगा सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। माना जा रहा है कि सरकार ये कदम इसलिए उठा सकती है क्योंकि इन चारों जिलों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिले में कोरोना वायरस से अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में हर दिन यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लगता है कि इन 4 जिलों में कर्फ्यू लगाए बिना कोरोना वायरस की स्थिति पर काबू पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनौती सभी के लिए है, लेकिन क्या एकमात्र कर्फ्यू या लॉकडाउन ही इसका इलाज है? तो खबर फास्ट ने आज उठाया है मुद्दा। कुछ सवाल यहां पर खबर फास्ट ने उठाए हैं और इन सवालों को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या सवाल है, क्या सुझाव है? आप भी हम अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? चलिए आपको दिखा देते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। ये नंबर आपके सामने, इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और लॉकडाउन कर्फ्यू को लेकर के आपकी जो भी राय हो हम तक सीधा पहुंचा सकते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इन्हीं उपायों से, इन्हीं कदमों से कोरोना की रफ्तार को रोका जा सकता है? कुछ जिम्मेदार भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं और जिनको हम सवाल पूछेंगे, आप भी हमसे यहाँ पर जुड़ करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और जवाब आपको मिलेगा जिम्मेदारों से। हमारे साथ यहाँ पर रंजीता मेहता, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं और अरविंद भारद्वाज, जेजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजीता मेहता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से हरियाणा के 4 जिलों में कर्फ्यू लगाए जाने की बात सामने आ रही है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बातें हो सकती हैं। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। क्या लगता है यहाँ पर कि क्या अब किस्तों में कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाना ही इसका हल रह गया है? देखिए, मैं मानती हूँ कहना कि कर्फ्यू लगाना भी एक ऑप्शन हो सकता है, पर प्रॉब्लम हमारे जिले की कुछ और है। यहाँ पर हमारी राजनीतिक पार्टी जो है, उनकी सभाएं, नेताओं का आम पब्लिक में जाना और बड़ौदा के चुनाव को लेकर सभाएं करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे पहले कि वो ये सोचें कि इसके परिणाम क्या होंगे। बड़ौदा चुनाव को लेकर जितने भी सीनियर पार्टी के नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार सभाएं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं। अनिल विज जी ने पहले भी जब सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहा था कि लॉकडाउन खुल रहा है और मुझे डर लग रहा है कि इस तरीके के आसार नजर आ रहे हैं कि हालात खराब होंगे, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। और आज अगर हम बात करते हैं, चाहे वो इनके शीर्ष नेता के संजय भाटिया जी हैं, चाहे वो सीएम साहब खुद हैं, चाहे वो इनके जो भाई वादी हैं सजा याफ्ता, वो लोग हैं जेजेपी पार्टी से, सब लोग खुलेआम जो है राज्यसभाएं कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ख्वाबो ख्याल तक नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से केसेस हमारे एरियाज में बढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि 15 अगस्त को जो है यूजीसी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि हम एग्जाम लेंगे। इसकी वजह से बच्चों में भी बहुत ज्यादा पैनिक है। उनको भी अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके लिए उनको भी घरों से बाहर निकल के ट्यूशन अटेंड करनी पड़ेगी अगर उनको एग्जाम क्लियर करना है। ये भी एक बहुत दूसरा बड़ा कारण है जिसके कारण हमारे केसेस में इजाफा हो रहा है। और तीसरा बड़ा कारण मैं ये मानती हूँ कि कहने के बावजूद जो है, जब नेता लोग अपने लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, तो ना केवल भाजपा के जो कुरुक्षेत्र के विधायक है वो संक्रमित हुए, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, उनका इलाज काफी लंबे तक चला। उसके बाद हिसार की जो सांसद है वो कोरोना पॉजिटिव हुए, बल्कि हिसार के मेयर का भी पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो निश्चित तौर पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके के लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। और जो लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, ये बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, मंदिर मस्जिद तक खोल दिए गए हैं और अब कावड़ का महीना, सावन का महीना आ चुका है। कावड़ जो ले जाने से मना किया जा रहा है कि आप इस प्रदेश से बाहर ना जाइए,
पर गंगा जल हर मंदिर में लाकर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि मंदिरों के अंदर भी है बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता था प्रदेश के अंदर, पर हम उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज है, मैं मानती हूँ, जी। चाहे वो डिपार्टमेंट में 33% साथ ही साथ काम चल सकता है, उसके बावजूद उन डिपार्टमेंट के अंदर 100% अटेंडेंस हो रही है और लोगों को वहां पे ऑफिस में काम करने के लिए बुलाया जा रहा है। यानी कि रंजीता जबकि जी, उनका काम अगर टोटल कुल मिलाकर आपकी बात को देखें तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो अपने किस तरीके से आगे बढ़ना है, चीजों को कैसे लेकर के चलना है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय इन चीजों को लेकर के ज्यादा जोर दे रही है कि लोगों को रोक दिया जाए, बजाय जी उसके कि बिल्कुल। पहले सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए यहाँ पर रोकने की, लेकिन जी खुद बिल्कुल। नहीं रुक रहे हैं, लोगों को रोकने पर ज्यादा जोर है। जी अरविंद बिल्कुल। भारद्वाज जी क्या कहेंगे इस पर? कायनात जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पूरे देश के आंकड़े देखे जाएं, पड़ोसी हमारा जो प्रदेश है दिल्ली, वहां के आंकड़े देखे जाएं तो हरियाणा की स्थिति कंट्रोल में है। और हमारे यहाँ का जो रिकवरी रेट है हरियाणा का, वो और तमाम जो प्रदेशों से अगर तुलना करें तो हमारा रिकवरी रेट अच्छा है। यहाँ अभी स्थिति ऐसी भयावह नहीं है जिस तरह से हमारी कांग्रेस की जो मेरी बहन जी प्रवक्ता हैं वो जिस तरह से बता रही हैं। हरियाणा में स्थिति कंट्रोल में है। हमारे पास तमाम वो चीजें उपलब्ध हैं जिनकी जरूरत कोरोना के मरीजों को होती है, चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, चाहे वो कोरोना मरीजों के लिए बेड हों, हॉस्पिटल्स हों, उनका सबका अरेंजमेंट सरकार कर चुकी है और स्थिति कंट्रोल में है। ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ जिस तरह से ये लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी रंजीता मेहता जी ये कह रही थी कि मंदिरों को खोल दिया गया है, लोगों की भीड़ हो रही है। अपने फरीदाबाद का बताता हूं मैं, क्योंकि फरीदाबाद गुरुग्राम में मंदिरों पर रोक लगी हुई है, मंदिरों पर बैन है, मंदिर खुले हुए नहीं है। तो यहाँ इनके लोग इकट्ठे होकर आज ही डीसी साहब को ज्ञापन देकर आए हैं फरीदाबाद में कि मंदिरों को खोल दिया जाए। तो एक तरफ तो ये कहती हैं कि मंदिरों को खोल दिया गया है, उससे कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये कहते हैं मंदिरों को खोल दिया। तो इनको खुद नहीं पता कि इन्हें कहना क्या है, इनका स्टैंड क्या है। ये कहते हैं कि बड़ौदा इलेक्शन में लोग रैलियां करके आ रहे हैं, मीटिंग करके आ रहे हैं। हुड्डा साहब आपकी पार्टी में नहीं है क्या, या उन्हें आप अपना नेता नहीं मानती? हुड्डा साहब भी बड़ौदा होके आए हैं, वो भी मीटिंग लेके आए हैं। उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, लोगों के घर जाके चाय पिए, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस गोहाना में की है। हुड्डा साहब हो क्या है रंजीता जी? अगर आप उन्हें अपना नेता ना मानती हो तो मैं जहाँ पे भी हुड्डा साहब होकर आ रहे हैं, गिनती 50 से ऊपर नहीं हो रही है। आपकी तरह वो बड़ी जनसभाएं नहीं कर रहे और आपके भाई भाभी जो है जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं वहाँ पे भीड़ को मार रहे हैं और किसी बात का ध्यान नहीं रख रहे। शायद अब आपकी उस बात का ध्यान नहीं है और आप कहते हैं कि स्थिति कंट्रोल में है। चलिए अरविंद जी रंजीता जी आप दोनों से तो हम इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी बीच। अरविंद जी रंजीता जी, ये है कि अरविंद जी के लिए 50 लोग भी इकट्ठे नहीं हो रहे। अरविंद जी रंजीता जी, आप दोनों से मैं आगे इस पर चर्चा जारी रखूंगी, आपसे बात हो ही रही है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नीरज जगाधरी से। जी नीरज, स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्कार जी मैडम जी, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, बाज बसर कांग्रेस मैडम को भी। मेरा सवाल बाज बसर से है जी। मेरा सवाल ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से असर आम आदमी को हुआ है। इनके हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने स्कूलों में बच्चों के लिए क्या किया? अब तक एक महीने की फीस माफ नहीं हुई। हम अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरे? मैं सवाल सरकार से पूछना करता हूँ। 7,000 हमारी सैलरी है प्राइवेट संस्था में, जो भी 84 रुपये पूरी नहीं मिलती, कहीं पर भी यहाँ चेकिंग नहीं करवाते। ऐसा क्यों, क्या हो रहा? आम आदमी को जीने का हक नहीं आ गया मैडम? चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी अरविंद जी। कहना जी, मैं इनके प्रश्न अच्छे से नहीं सुन पाया, एक बार आप रिपीट कर देंगे? इन्होंने कहा कि ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया हुई उसका सीधे तौर पर असर जो है आम आदमी पर ही पड़ा है। शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर शिक्षकों की कोई सुध नहीं ली है। ऐसे में जब यहाँ पर उनकी सैलरी नहीं आ रही है तो आगे कैसे वो अपने खर्चों को वहन करेंगे? सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। प्राइवेट शिक्षक हैं ये, क्योंकि 5,000 सैलरी सरकारी तो किसी शिक्षक जी की प्राइवेट ही है, निजी स्कूल प्राइवेट होंगे। देखिए, प्राइवेट शिक्षक क्योंकि लॉकडाउन नहीं था उससे पहले भी ये इसी सैलरी पर काम कर रहे होंगे। इस तरह की अगर सैलरी वो ले रहे हैं, मुझे जानकारी देखिए इनके बारे में नहीं है, वैसे मुझे नहीं लगता इतनी कम सैलरी होगी। अगर है तो ये तो पहले भी होगी, ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी हुई है। दूसरा रही बात, देखिए ये एक आपदा की स्थिति है। जो भी मेरे भाई जो थे, जो कॉलर जो बात कर रहे थे,
आपदा की स्थिति में दिक्कतें सभी जगह हैं, स्कूल वालों को भी हैं, फीस नहीं आ रही है, पेरेंट को भी है, वो समय पर फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीनन बिल्कुल टीचर्स को भी होगी, उनको सैलरी समय पर नहीं मिल पा रही होगी। ये आपदा का समय है, इसमें ये दिक्कतें सभी के साथ हैं, परंतु सरकार ने फिर भी प्रयास किए हैं। जहां खाने पीने की दिक्कत थी, राशन की दिक्कत थी, उन लोगों को राशन भी मुहैया कराया। तमाम और भी मजदूरों को सुविधाएं सरकार ने दी। मजदूरों को हर महीने लगभग 4,000 रुपए लॉकडाउन के टाइम में सरकार की ओर से दिए गए थे। मतलब पाँच हफ्तों तक 1,000 मतलब 5,000 टोटल रुपए दिए गए थे 5 हफ्तों के लिए। इस तरह और भी तमाम सुविधाएं सरकार ने पहुंचाने का प्रयास किया। तो सरकार का प्रयास है, और अगर फिर भी आपकी कोई दिक्कत है तो आप सरकार को बताएं, आप मुख्यमंत्री जी को बताएं या अपने डीसी महोदय को बताएं, वो मदद करेंगे आपकी इनमें। जी रंजीता जी, आऊंगी आपकी तरफ। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इसी बीच, गुरुग्राम से विमल जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। जी विमल, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी विमल, हम सुन पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। मैं पूछा जैसे ये अभी आपकी न्यूज में देख रहा हूँ कि ये दिखा रहे हैं ना 4 जिलों में और लॉकडाउन हो सकता है जी। उसके लिए कोई ठोस रणनीति बनाए ना। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन, जैसे अभी मैं देखता हूँ मार्केट में जाता हूँ, कुछ लोग भी जागरूक नहीं है और कुछ गवर्नमेंट भी जागरूक नहीं है। जैसे मैं सदर जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ इतनी भीड़ होती है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना लोग बस मास्क यूज करते हैं, ना कोई दूरी का किसी चीज का कोई वो वही नहीं है। तो उस चीज को गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, ना तो कोई वहाँ जैसे लाइक पुलिस पर्सन या कोई सिक्योरिटी हो कि उन सब चीजों को देखे। जी लॉकडाउन ये सोल्यूशन नहीं है इसका। लॉकडाउन के आगे भी आप चीजें विमल जी, क्या लगता है कैसे सर मॉनिटरिंग यहाँ पर और की जा सकती है, कैसे यहाँ पर निगरानी करके इन सब चीजों को रोका जा सकता है, लॉकडाउन जैसी स्थिति आने से बचाई जा सकती है? वो भी चीजें, और इसका है कि टेस्टिंग कुछ ज्यादा बढ़ाएं और टेस्टिंग को और आगे ले जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया विमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी अरविंद जी, कुछ तो लोग भी लापरवाह हैं और कुछ प्रशासन भी बेपरवाह हो गया है, और यही वजह है कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लेकिन हालात पर कंट्रोल करने के लिए फिर अगर डंडा उठाएंगे तो पूरा ही उठाएंगे कि सभी यहाँ पर फिर सभी को एक कतार में ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। कायनाथ जी, एक तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, भविष्य में तो क्या हो कोई नहीं कह सकता, परंतु अभी तक सरकार दोबारा से लॉकडाउन लगाने के बारे में कोई सरकार के पास कोई चर्चा नहीं है, कोई ऐसा विचार अभी तक नहीं है। आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने बयान खुद दिया है कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई मंशा अभी फिलहाल इस स्थिति में नहीं है। हम और विकल्पों पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से, खास तौर पर दिल्ली के जो आसपास के जो जिले हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम है, सोनीपत है, झज्जर है, क्योंकि इन्हीं जिलों में कोरोना केसेस सबसे ज्यादा हैं, तो इनमें किस तरह कंट्रोल किया जाए, इस पर सरकार जरूर गंभीर है, चर्चा कर रहे हैं हम लोग, विचार कर रही है सरकार। परंतु लॉकडाउन को लेकर अभी कोई ऐसी स्पष्ट नीति, कोई विचार सरकार के पास नहीं है, तो इसलिए लॉकडाउन नहीं होने जा रहा है। अभी फिलहाल में ऐसा कुछ विचार नहीं है। हाँ, भविष्य में कोई ऐसी बात आती है तो एक अलग बात है, परंतु अभी फिलहाल लॉकडाउन नहीं होने जा रहा, इसलिए बेफिक्र रहे हैं लोग, लॉकडाउन नहीं होने जा रहा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, करीम जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी पूछिए। जी करीम जी। हेलो जी करीम जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए अपना सवाल। जी 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 शुक्रिया। मैं जी 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 अपने टीवी की आवाज को कम कर दें करीम जी। बोलना चाहता हूँ जी, चुनाव कराने के लिए इनके पास जो वॉलेंटियर भी हैं वो हर बूथ के ऊपर, जी 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 हाँ, इनके पास में चुनाव कराने के लिए प्रत्येक बूथ पे वॉलेंटियर भी हैं, वर्कर भी हैं, सरपंच भी हैं, सारे कुछ हैं। अगर इनको चाहिए कि लॉकडाउन करें और जिस तरीके से योगी जी ने हर घर को जांच कर ली है, ये अपने वॉलेंटियर का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बातें करते हैं, क्योंकि ये जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। ये अपने वॉलेंटियर का यूज क्यों नहीं करते? अपने जो प्रत्येक बूथ पर आदमी बैठते हैं, पार्षद को दे, सरपंच को दे, वो जांच करके एक एक व्यक्ति को निकाल सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। इनसे बोलो इसका जवाब उचित तरीके से दें और
जवाब जरूर दें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं जरूर जवाब अरविंद भारद्वाज जी आपसे चाहूंगी दें, लेकिन उससे पहले रंजीता जी। कायनात, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज प्रदेश की जो स्थिति है और पूरे देश की जो स्थिति है, जो असली आंकड़े हैं एक्चुअल में वो सामने नहीं आ रहे, और जिसको अरविंद भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी गंभीर स्थिति नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है। अगर स्थिति कंट्रोल में होती तो अनिल विज जी बार बार इस बात का जिक्र ना करते और ये ना कहते कि 4 दिनों में हमें फिर से कर्फ्यू लगाना पड़ेगा या लॉकडाउन करना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं हमारा कोई विचार नहीं है, और अनिल विज जी कहते हैं हम लगाने जा रहे हैं। तो आपस में आप सोच सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर और जो डिप्टी सीएम है उनके बीच में कैसा तालमेल है, ये जनता जनार्दन देख रही है। और जहां तक बात है हमारे यहाँ पे सुविधाओं की, पूरे देश के अंदर बात की गई कि जून एंड से पहले 2000 वेंटिलेटर जो है वो सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में पहुंचाए जाएंगे, जबकि पिछले 1 महीने के अंदर जितने भी यहाँ के लोकल वेंटिलेटर निर्माता हैं वो इस बात से परेशान हैं कि हमारे पास कोई भी ऑर्डर वेंटिलेटर का नहीं खरीदने का आ रहा, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं या तो हम इनको बाहर बेचें, आप हमें इस बात के लिए अलाउ करें। तो आप सोच सकते हैं कि जो पीएम केयर्स फंड का पैसा है, जो 2000 करोड़ आवंटन इसलिए किया गया था कि ताकि वेंटिलेटर खरीदे जाए, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, ना उसका कोई ऑडिट है, ना उसका कोई हिसाब किताब है। जनता जनार्दन परेशान हो रही है, एक तरफ तो कोरोना से और दूसरी तरफ बेरोजगारी से। आज भुखमरी इस तरीके से हावी है लोगों के ऊपर। आपके सामने भी कॉलर का भी फोन आया था, जिनकी 5 से 7 हजार रुपये महीना सैलरी थी, आज उनको वो सैलरी भी नहीं मिल रही। और जो अरविंद भारद्वाज जी कह रहे हैं कि आपदा की स्थिति है, जनाब आपदा की स्थिति के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी 60 to 70% ही मिल रही है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स घर पे बैठ कर पूरा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद जो थोड़ी सैलरी मिलती थी उसमें भी कटके मिल रही है। इस हालात के अंदर वो ना तो अपने 2 टाइम की रोटी खा पा रहे हैं और ना ही उनके हालात सुधर पा रहे हैं। आपको लगता है कि स्थिति नॉर्मल है क्योंकि आप लोगों को परेशानी नहीं है, परेशानी आम गरीब इंसान को है, जिसके घर में 2 रोज की रोटी तब आती है जब उसको महीने की सैलरी मिलती है। आज जिस तरीके के हालात है, आपका उसके लिए क्या प्लान है, क्या आपका सोच विचार है? कोरोना श्रमिक जो है रोज बढ़ रहा है, उसके लिए आपके पास कोई बुलेट प्रूफ प्लान नहीं है, किस तरीके से आगे चलना चाहिए, कौन कौन से जिलों में ज्यादा बढ़ रहा है और उसके पीछे कारण क्या है वो ढूंढना चाहिए। इन चीजों से हटकर आपका ध्यान जो होता है सिर्फ चुनावों की तरफ होता है, ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। चलिए अरविंद जी से मैं जवाब लूंगी जरूर। ये हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी सवाल किया, कई सवाल यहाँ पर रंजीता मेहता जी ने भी किए, सभी पर मैं अरविंद जी आपका पक्ष लूंगी। लेकिन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, शिमला से देवराज जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। देवराज जी अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और पूछिए अपना सवाल। अच्छा हेलो जी पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्ते। हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम मैं। जी हाँ मैंने कम कर दिया मैडम, कम कर दिया। जी पूछिए देवराज जी, हम सुन पा रहे हैं। हाँ जी मैडम, ये सवाल ये भाजपा के जो प्रवक्ता है इनसे है। जी जेजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में। जी 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 हेलो जी सुनिए, वो सुन रहे हैं, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से है कि जो मैं वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूँ। हेलो जी हम सुन रहे हैं, कहिए अपनी बात। हाँ जी मैं वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूँ, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं ये बीजेपी प्रवक्ता से ये जानना चाहता हूँ। हेलो जी कहिए अपनी बात। मैं ये बीजेपी प्रवक्ता से मालूम करना चाहता हूँ कि हमारे लोगों के साथ जो आप ये गांव में जाकर आप सबसे पहले हम आपको एक छोटी तस्वीर दिखाएंगे आपको। ये जो एक जगह है, हेलो पिंजौर एक जगह है जी, वहाँ पर इस वक्त जो है चुनाव के समय इनकी झुग्गी झोपड़ियों को सब तोड़ दिया गया था, उनको नष्ट कर दिया गया था। आज वो लोग घर से घर बेघर हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, उनको 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। आप यदि उनकी हालत देखोगे आकर तो आप कम से कम उनको उनसे लोगों से कम से उनका विचार तो सुने। आप भूख मर रहे हैं लोग, वो मजदूर लोग हैं। जी चलिए बहुत शुक्रिया देवराज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं वो, हालांकि बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी जो मिलकर के जी दोनों ही यहाँ पर सरकार में सहयोगी हैं और सरकार संगठन की सरकार है। जी अरविंद जी।
कायनात जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कांग्रेसियों का जो दोगला इनका व्यवहार है वो देखिए। आपसे जवाब पिंजौर के हालात को लेकर किया जा रहा है, ना कि कांग्रेसियों को। हर चीज में सपनों में भी आपको कांग्रेस नजर आती है। जिस दर्शक ने आपसे सवाल किया है उस सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद जी पहले उन सवालों का जवाब जो हमारे दर्शकों ने पूछे। एमपी से एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स का यूज क्यों नहीं कर रहे। ये आपको ही पता होना चाहिए। बीच में क्यों बोल रही है? अरविंद जी, रंजीता जी जब आपकी टर्न आएगी आपको पूरा मैं टाइम दूंगी। फिलहाल अरविंद जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन दर्शकों ने जो सवाल आपसे किए मैं चाहूंगी पहले उन पर आप जवाब दें, जो दर्शकों की तरफ से हमारे पास सवाल है। इनके पास जवाब होगा तो ये जवाब देंगे। डिबेट में बोला इनके पास जवाब होगा तो जवाब देंगे कि पेरेंट्स से फीस ले रहे हैं। रंजीता जी आप बीच में ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। रंजीता जी सरकार नहीं चल रही तो आपको हाथ जोड़ देने चाहिए। जी अरविंद जी अपनी बात रखिए। आपको अगर सरकार चलाने लायक समझती ना जनता तो आपको मौका देती, घर नहीं बैठाती। अब आप रुक जाइए। आपकी तरह दोगला बनकर पीठ में छुरा तोड़कर उन लोगों का साथ देने का काम नहीं करती जनता, जिस तरीके से आपने पीठ में छुरा ठोका है। रंजीता जी बोलने दीजिए। आपको वोट दी थी रंजीता जी जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उससे जुड़े सवालों का जवाब ले लें। फिर यहाँ पर आप अकेले को बुला लीजिए, अगली बार से अकेले कोई बुला लीजिए और ये अकेली बोलती रहेंगी। चलिए विक्रम जी यहाँ पर जल्दी वक्त की आप समझते हैं कि कितनी कमी रहती है और इस वक्त में ही हमें सभी सवालों के जवाब भी लेने। और तो ये कहते हैं कि स्कूल वालों को फीस नहीं लेनी चाहिए पेरेंट्स से, दूसरी ओर ये कह रहे हैं टीचर्स को टाइम पे सैलरी देनी चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर कोई स्कूल वाला फीस नहीं लेगा तो सैलरी कैसे दे देगा? ये मैं इसलिए कह रहा था कि इनका दोगला चरित्र है। एक और इनके नेता सरकार की जिम्मेदारी है जनाब, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों का घर कैसे चलाएं। मानसिक दिवालियापन है कांग्रेसियों का। उनकी नौकरी तो आप लोग सुबह नहा धोकर घर से निकलते हैं कि सरकार का विरोध कर रहा है। इन्हें इससे मतलब नहीं है क्या कहना है क्या नहीं कहना। सरकार का कोई भी काम हो इन्हें विरोध कर रहा है। कर्जे में डुबो रहे हैं, जनता जनार्दन जानना चाहती है कि पैसा किसकी जेब में जा रहा है। हुड्डा साहब की जेब में है। और जो हुड्डा साहब की जेब में हरियाणा के सबसे बड़े ब्लफ मास्टर हुड्डा साहब हैं। अरविंद जी आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैं यही चाह रही हूँ आपसे। पहले आप उन सवालों के जवाब दे दें जो हमारे साथ दर्शकों ने रखे इस कार्यक्रम में। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इसी बीच एक और सवाल ले लेते हैं। जवाब जरूर यहाँ पर मैं चाहूंगी जल्दी आप दे दें सभी के सवालों का। एक और दर्शक जुड़े कुरुक्षेत्र से, विक्रम जुड़े। जी विक्रम स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अब दर्शकों को तो बोलने दीजिए। विक्रम जी पूछिए अपना सवाल। देख रहा हूँ डिबेट आपकी बहुत बढ़िया है जी, लेकिन जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि जब लोग वोट देते हैं तो अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं क्योंकि वो विकास चाहते हैं, लेकिन जब विकास की सड़कें हमारे को मिलती हैं तो हम अपने आप को पूर्ण तरह से ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आम आदमी जो है चक्कर नहीं लगा सकता, कहीं पे जा नहीं सकता, सिर्फ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही जो है अपनी आवाज उठा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष क्योंकि कमजोर इस समय दिख रहा है, क्योंकि आवाज कोई इस प्रकार से नहीं उठाता। हमारे यहाँ सांकेतिक धरने दिए जाते हैं। सांकेतिक धरने का क्या मतलब है? वहाँ जाओ सांकेतिक धरना तो मैं भी दे लूंगा जी। ये बड़े बड़े नेता सांकेतिक धरना दे के वापिस चले जाते हैं, तो इससे क्या जाए? जनता कॉमन आदमी क्या करता है कि समझता है ऐसे ही विपक्ष सही है ना पक्ष सही है, तो अब कहाँ जाए आम आदमी। चलिए बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राघव पंचकुला से जुड़े हैं एक और दर्शक। जी स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्कार कायनाथ जी, मैं जो जेजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं उनसे सवाल करना चाहूंगा। जी पूछिए। जो भाजपा और जसपा सरकार है वो कोरोना को फैलने से रोकने में बिल्कुल विफल साबित हो रही है। चारों तरफ से जो आम आदमी है वो परेशान है। स्कूल वालों की तरफ से पेरेंट्स को, मैं खुद मेरा बेटा है, स्कूल वाले 2 दिन बाद फीस के लिए मैसेज भेज देते हैं। काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए हैं, महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम आदमी की एक जो रसोई चलनी इतनी मुश्किल हो रही है। जो टमाटर का भाव है आजकल 70 रुपए किलो, तो आप देखिए कि भाजपा के जो जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं ये बड़ी बड़ी बातें टीवी पे बोल रहे हैं। इनसे ये पूछना चाहिए कि विकास की जो गति है वो इतनी, इन्होंने विकास की गति जो बार बार विकास का नाम, विकास तो इन्होंने कोई नहीं किया। विकास जो है लोगों की जेब पर
फिलहाल हो रहा है। क्योंकि ये लॉकडाउन की मार, केसेस देखिए आप, केसेस इतने हो गए हैं कि टेस्टिंग पे इनका कोई ध्यान नहीं है। जब लॉकडाउन लगाना चाहिए अब ये लगा नहीं रहे, पहले इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, अब डेली की डेली आज भी पंचकूला के अंदर 26 से 27 केस आए हैं। तो बात ये बैठ के टीवी पर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो इस बात का जवाब दें कि आखिर कोरोना के लेकर कितने सचेत हैं कि इनको लोगों की परवाह ही नहीं है। इतनी महंगाई, ऊपर से कोरोना, आप देख लिए आम आदमी को तो जीना भी मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में अगर यही चलता रहा तो। चलिए, बहुत शुक्रिया राघव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी अरविंद जी, बीमारी तो थी ही, बेरोजगारी ने और ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है, हालात सुधरे नहीं लेकिन और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। कायनात जी, सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है रोजगार को लेकर भी। आज ही आपने देखा कि किस तरह से पंचकुला में रोजगार केंद्र बनाया गया है, ताकि एक सेंट्रल, एक ऐसी एजेंसी, एक सेंट्रल वेब पोर्टल बनाया गया ताकि उस पर कोई भी बेरोजगार अप्लाई करे और जहां भी नौकरियां हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में, उसमें कोई अप्लाई कर सकता है। इसी तरह और भी बड़ी कंपनियां हैं जो अब जल्दी हरियाणा में इन्वेस्ट करने आ रही हैं, उनसे भी बात चल रही है। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी ने इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा में किस तरह से नए रोजगार लाए जाएं, और जिस तरह से हमारे यहाँ कुछ प्रवासी जो मजदूर थे वो चले गए हैं, उनको भी वापस लाने के लिए सरकार ने प्रयास किए और काफी हद तक वो वापस आ चुके हैं। और हरियाणा के स्थानीय युवाओं को 75% का जो आरक्षण दिया गया वो इसीलिए दिया गया ताकि हमारे प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके, उन्हें उनकी जो सही जगह है, उनकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से उन्हें काम मिल सके। तो सरकार इसमें प्रयासरत है और डेवलपमेंट के जो काम है, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखा थामने के लिए, इस पर ब्रेक लगाने के लिए अरविंद जी क्या ठोस नीति है, रणनीति है सरकार के पास में? इलाज के तरीकों में क्या कोई बदलाव किया जाएगा? क्या कोई नई तकनीक यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी? कैसे सरकार इस पर काबू पाने वाली है? बिल्कुल, सरकार उसके लिए फर्स्ट डे से ही बिल्कुल एक्टिव मोड में है और यही वजह है कि दिल्ली के बहुत करीब होने के बावजूद भी आज भी हमारे यहाँ स्थिति देखिए, अमूमन जो दिल्ली एनसीआर में जो जिले हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत है, उनमें केसेस हैं जो, परंतु उसके बाहर तो हरियाणा में बहुत कम केसेस हैं। लेकिन अरविंद जी, क्या वजह है दिल्ली में जहां बहुत तेजी के साथ हालात बिगड़ रहे थे वहां स्थिति कंट्रोल में आती जा रही है, लेकिन दिल्ली से जो बात कही जा रही है, लगते हुए दिल्ली एनसीआर से लगते हुए जिले हरियाणा के, वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? ऐसा क्यों? कहां पर कमी यहाँ पर देखी जा रही है? दिल्ली की स्थिति कायनात जी हमसे ज्यादा खराब है, हमारे यहाँ उतनी अभी खराब स्थिति में नहीं है हम लोग। जून के महीने में दिल्ली के जो हालात थे अब बहुत बेहतर स्थिति में है, दिल्ली कह रही है कि वो आ गई है दिल्ली के सीएम की बात अगर माने तो। रंजीता जी, आप रिकवरी रेट देखें, फरीदाबाद का, गुरुग्राम का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये अरविंद बाजवाजी इतनी गंभीर स्थितियों के बावजूद ये कहते हैं कि हमारे हालात वहाँ से बेहतर है, कि मेरी कमीज जो है से ज्यादा सफेद है, हमारा रिकवरी रेट अच्छा है। 70% दिल्ली होकर तो आए के आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र होकर तो आए, यहाँ महाराष्ट्र में कितनी सरकार है, महाराष्ट्र घूम के आए, आपको पता चल जाएगा। तो मैं लिख दिया है जनाब, ये आरक्षण है, ये रंजीता जी, ये पुरानी एक बार मुंबई घूम कर आइए, पता चल जाएगा आपको कोरोना की स्थिति क्या है। महीने के अंदर ये 11,000 स्वास्थ्य के डालने के लिए ऑलरेडी सफाई कर्मचारी जगह जगह इसकी सरकार है महाराष्ट्र में। चलिए, एक अंतिम में जानना चाहूंगी यहाँ पर एक अंतिम सवाल का जवाब अरविंद जी, क्या कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे ही कदमों से हम कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक पा सकते हैं, या फिर जो हमारे पास एक दर्शक का सवाल आया था कि और भी ज्यादा दूसरे तरीके हो सकते हैं जिनको अगर अप्लाई किया जाए तो हम ऐसी स्थिति से बच सकते हैं? सतर्कता यहाँ पर लोगों की तो जरूरी है ही, लेकिन प्रशासन की भी जरूरी है। प्रशासन की ओर से क्या नई नीति या कदम उठाए जाएंगे या उठाने की तैयारी है? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ जल्दी से। जी, इस पर काम किया जा रहा है, चाहे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको किस तरह से और बेहतर किया जाए, लोगों को दिक्कत ना आए, किस तरह अगर कहीं हमें ये लग रहा है कि बेड की कमी हो सकती है तो उसका इंतजाम सरकार कर रही है। लैब भी हमारे यहाँ बढ़ा दी गई है, जो टेस्टिंग लैब है, और इसी तरह से सरकार और भी प्रयास कर रही है। मास्क हरियाणा में कंपलसरी किया गया, विदाउट मास्क कोई ना निकले, रात में लोग ना जाएं, इसके लिए वापस आ गया है।
अरे सारे जवाब यही देंगे तो फिर चलिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत सरकार की शुक्रिया। तरफ से भी रंजीता जी बोलेंगी क्या? चलिए, अरविंद भारद्वाज जी और रंजीता मेहता जी, आप दोनों हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार और प्रशासन दोनों चिंतित हैं। कई राज्यों की सरकारें यहां पर अपने यहाँ आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा चुके हैं, कर्फ्यू की घोषणा भी कर चुके हैं। हरियाणा सरकार भी यहां पर अपने 4 जिलों को लेकर के सोच विचार कर रही है कि क्या कदम उठाया जाए। हालांकि यहां पर जो गठबंधन में शामिल पार्टी है और डिप्टी सीएम है प्रदेश के दुष्यंत चौटाला, उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि हम विकल्प यहां पर देख रहे हैं, लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी स्थिति की तरफ अभी हम जो है विचार कम ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो शायद ये कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या इन्हीं कदमों और या फिर इन्हीं तरीकों से हम कोरोना की रफ्तार को रोक सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी सरकार के पास दूसरे और कई विकल्प खुले हैं जिनको इस्तेमाल करके हम कोरोना को रोक सकते हैं बढ़ने से। सवाल का जवाब हम भी ढूंढते हैं, आप भी ढूंढिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।